सुबह शंभू अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो तो जरा, तुम्हारी बुआ की लड़की की जो शादी थी वो कब है? अगले महीने है। क्या हुआ? आप तो मना कर रहे थे, अब अचानक से पूछ क्यों रहे हैं? अरे मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम शादी में जाएंगे तो तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। बिना किसी तैयारी के कैसे चले जाएंगे? वैसे तो लगभग सारी तैयारी हो गई है, कपड़े तो है ही हम दोनों के पास। हमारे कपड़े की बात नहीं कर रहा मैं। अरे शादी में जाएंगे तो कुछ देना भी तो होता है ना। वैसे चलो छोड़ो, अभी तो काफी समय है, मैं खुद ही चला जाऊंगा और कुछ सोने का देख लूंगा। लड़की की शादी में कुछ अच्छा ही देना चाहिए। जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा बताओ, खाने में क्या बनाऊं मैं? अरे कुछ भी बना लो, मुझे तो तुम्हारे हाथ का सब कुछ ही पसंद है। दोनों पति पत्नी इसी तरह बात करते हैं और खाना खाने के बाद वो दोनों आराम से सो जाते हैं। इसी तरह उनकी जिंदगी काफी अच्छी चलती रहती है और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद शंभू अपने कमरे में जाता है और तिजोरी खोलता है। तिजोरी को देख शंभू बहुत हैरान हो जाता है और खुद से कहता है, अरे ये कैसे हो गया? मेरा इतना कीमती संदूक तिजोरी में नहीं है। संदूक चोरी तो नहीं हो गया? अरे कोई है? यहाँ आओ सब, मेरा संदूक चोरी हो गया। शंभू की आवाज सुनकर वहाँ शंभू की पत्नी और उसके घर में काम करने वाला दीपक रसोइया वहाँ आ जाता है। क्या हुआ मालिक, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? सब ठीक तो है ना? हाँ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? ऐसा भी क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी तिजोरी से संदूक गायब है। कहाँ गया संदूक? मेरे लिए वो संदूक बहुत कीमती है। जिसने भी यहाँ से संदूक उठाया है ना, वो खुद ही बता दे मुझे। मालिक मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो आपके कमरे में आया तक नहीं था, फिर भला मैं कैसे संदूक उठा सकता हूँ? मेरा विश्वास कीजिए मालिक, मैंने कुछ नहीं किया है। और मेरा तो अपने ही घर में चोरी करने का सवाल ही नहीं उठता है। अरे जब तुम दोनों में से किसी ने भी संदूक को हाथ नहीं लगाया तो संदूक यहाँ से गायब कैसे हो गया? कोई तो आया ही होगा ना मेरे कमरे में। हाय मेरा संदूक, अब क्या होगा? शंभू काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शंभू की आवाज सुनकर वहाँ उसका पड़ोसी आनंद अपनी पत्नी के साथ आता है और कहता है, अरे भाई साहब, क्या बात है? आपके घर से इतनी आवाजें कैसे आ रही हैं? सब ठीक तो है ना? अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरे घर में चोरी हो गई है, चोरी। मेरा इतना कीमती संदूक गायब है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि घर से गया कहाँ वो संदूक। बाकी सब चीजें तो सही सलामत है, बस मेरा संदूक ही गायब है। क्या कहा? घर से संदूक गायब है? इसका मतलब वो चोर ही होगा। भाई साहब, मैंने कुछ देर पहले आपके घर के गार्डन से किसी आदमी को जाते हुए देखा था। हो न हो वो चोर ही होगा। अरे चोर को मेरा वो खास संदूक ही लेकर जाना था क्या? शंभू परेशान अपने कमरे में सबसे बात कर रहा होता है। तभी शंभू की नजर रुमाल पर पड़ती है जिसमें से मसाले की खुशबू आ रही होती है। उस रुमाल को देखकर शंभू कहता है, अरे दीपक, तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरे कमरे में ही नहीं आए, तो फिर तुम्हारा ये रुमाल मेरे कमरे में क्या कर रहा है? झूठ तो बोलना ही मत, क्योंकि इस रुमाल से मसाले की खुशबू आ रही है। मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारा ये रुमाल यहाँ कैसे आ गया? उड़ के तो नहीं आ गया होगा ना? तुम ही तो लेकर आए होगे इसे। तो बताओ ना कि तुम्हारा ये रुमाल मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मालिक, कल रात से ही मुझे ये रुमाल नहीं मिल रहा था और शायद कल रात को जब मैं आपको खाना देने आया था ना, तब ये यहीं पे रह गया होगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मालिक, आज मैं आपके कमरे में आया ही नहीं था। अरे चोर का पता ऐसे नहीं चलेगा, अब मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि तुम्हारा रुमाल यहाँ कैसे आया और जिसकी आनंद भाई बात कर रहे हैं वो आदमी है कौन? अरे आप इतनी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? अरे हमारे घर में चोरी हुई है, चोरी। और तुम्हें तो पता ही है अनीता कि वो संदूक कितना कीमती था मेरे लिए। अब बस बहुत हो गया, अब तो पुलिस ही आएगी। शंभू पुलिस को बुला लेता है।
जिसके बाद पुलिस पूरे घर में संदूक की तलाशी लेता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तो अब उसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। 2 दिन हो जाते हैं और संदूक का कुछ अता पता नहीं चलता। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि घर से सिर्फ संदूक कैसे चोरी हो सकता है। जिसने भी मेरे संदूक की चोरी की है ना, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अरे 2 दिन हो गए हैं, संदूक का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अब आप भी भूल जाइए ना। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? अनीता, तुम भी कैसी बात करने लगी हो? तुम्हें तो पता है ना कि वो संदूक मेरे लिए जरूरी था और तुम ही ऐसा कह रही हो। अगर तुम्हें उस संदूक को ढूंढने में मेरा साथ नहीं देना है ना, तो मत दो, लेकिन मुझे रोको भी मत। मैं अकेले ही संदूक ढूंढ लूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपके साथ ही हूँ। वो तो बस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप संदूक को लेकर बहुत परेशान हैं और मुझसे आपकी परेशानी नहीं देखी जा रही। आप चिंता मत करो, वो संदूक जल्द ही मिल जाएगा। अरे मुझे बस एक बार पता चल जाए कि आखिर चोर है कौन, फिर तो मैं उस चोर का वो हाल करूँगा ना कि जिंदगी भर वो खुद ही पछताएगा। शंभू काफी परेशान था, लेकिन चोर का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। कुछ दिनों बाद शंभू गुस्से में पुलिस के पास जाता है और पुलिस से कहता है, आप लोग अपना काम कर भी रहे हो या बस हाथ पर हाथ रख के आराम से बैठ गए हो? अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि हम बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? हाँ, क्योंकि मुझे ये बोलने का मौका आप ही दे रहे हैं। अरे इतने दिन हो गए, ना अब तक मेरे संदूक का पता चला है और ना ही उस चोर का। आप अपना काम ध्यान से नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे पता है कि आप अपने संदूक को लेकर परेशान हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका संदूक आपको मिल जाए और ये केस बंद हो जाए। चोर है कौन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चोर कोई जान पहचान का ही है, तभी उसने बस मेरा संदूक ही चुराया, क्योंकि शायद उसे पता होगा कि वो संदूक मेरे लिए कितना कीमती था। और बड़ी बात तो ये है कि घर से दूसरा कोई सामान चोरी ही नहीं हुआ। जी हमें भी कुछ ऐसा ही शक है, लेकिन हम बिना किसी सबूत के किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। हमें कुछ समय दीजिए। शंभू की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह शंभू अपने घर के बाहर खड़ा होता है, तभी उसका पड़ोसी आनंद वहाँ आता है। अरे शंभू भाई, याद आया, उस दिन तुम्हारे घर वो चोर नहीं आया था? अरे उस दिन तो आप कह रहे थे कि मेरे घर पर चोर आया था और अब आप अचानक से मना कर रहे हैं। अरे आपको तो पता ही है कि मुझे भूलने की बीमारी है। उस दिन याद ही नहीं आया। मैं जिस आदमी की उस दिन बात कर रहा था ना, जब वो घर से निकला तो भाभी जी से ही बात करता हुआ निकला। अब अगर कोई भाभी जी से बात करता हुआ घर से निकल रहा है तो वो चोर कैसे हो सकता है? मुझे बस ये याद रहा कि उस दिन कोई आदमी निकला था आपके घर से, लेकिन पूरी बात याद नहीं रही। ठीक है, तो पता चला आपको कि चोर आखिर है कौन? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला कि चोर कौन है। सब ऐसे ही चल रहा होता है। रात के समय शंभू को नींद नहीं आ रही होती है और वो अपने कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रहा होता है। तभी अनीता की आँख खुल जाती है। अरे क्या हुआ, आप सो नहीं रहे? तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई मदद करूं? मुझे उस चोर का पता करना है बस। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। पुलिस तो पता ही कर रही है ना उस चोर का, जल्द ही उसका पता चल ही जाएगा। अगली सुबह सब लोग होते हैं घर में, तभी वहाँ पुलिस आती है। पुलिस को देखकर अनीता कहती है, शंभू जी, हमारे घर में पुलिस, आपने बुलाया है इन्हें? हाँ, मैंने ही बुलाया है। वो क्या है ना, चोर का पता चल गया है। तो जब चोर का पता चल गया है, फिर यहाँ पुलिस का होना भी तो जरूरी था ना। मालिक, चोर का पता चल गया है? कौन है वो? हाँ, पता चल गया है और आप सब जानना चाहोगे कि कौन है वो चोर। वो चोर कोई और नहीं बल्कि अनीता ही है। अनीता, तुमने ही मेरा संदूक चुराया है ना? क्या? नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही होगी। मैंने चोरी नहीं की। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों भला चोरी करूंगी?
आपने किसी चीज की कमी थोड़ी रखी है मेरे लिए, जो अब मुझे अपने ही घर में चोरी करनी पड़े। अब तो झूठ मत बोलो। जिस दिन चोरी हुई उस दिन तुम्हारा भाई सूरज आया था और तिजोरी में तुम्हारी साड़ी का टुकड़ा भी फटा हुआ है। अनीता जी, तिजोरी में फिंगरप्रिंट भी आपके ही मिले हैं। जिस दिन घर पर सूरज आया था ना, उस दिन तुमने मुझे जानबूझकर अपनी बहन के घर भेज दिया था, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं उस दिन घर पर ही रहने वाला था। और अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है अनीता। अब तुम खुद ही बता दो कि तुमने वो संदूक क्यों चुराया। हाँ, वो संदूक मैंने ही चोरी किया था। सूरज से आप तो नफरत करते हो, लेकिन वो मेरा भाई है और मैं अपने भाई से कैसे नफरत कर सकती हूँ। वो बेचारा परेशानी में था, उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया था। अब ऐसे में मैं क्या करती? मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। अरे वो कर्जे में था या परेशानी में था, लेकिन अपनी गलती की वजह से ही था ना। मैं अपने भाई के साथ इतना बुरा होते हुए नहीं देख सकती थी। हाँ, उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन एक बहन होने के नाते मेरा भी तो अपने भाई के लिए कुछ फर्ज बनता था ना। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं अपना केस वापस लेता हूँ, लेकिन अनीता, तुम गलती से ये सोचना भी मत कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं ये केस इसलिए वापस ले रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और मैं अपनी पत्नी को परेशानी में नहीं देख सकता। लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो। कई साल पहले उसने व्यापार में मुझे कितना बड़ा धोखा दिया था और उसकी वजह से हमें क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। तुमने नाता तोड़ दिया था, लेकिन तुम सब भूल गई। इसलिए मैं बस अपना केस वापस ले रहा हूँ, पर तुम्हें माफ कभी नहीं करूँगा। चोर का पता लग जाता है, लेकिन चोर को सजा जेल के रूप में नहीं, बल्कि माफी ना मिलने के रूप में मिलती है। भूमिगढ़ गांव में छोटू नाम का एक चोर होता है, जिसकी चोरियां बहुत ही मशहूर होती है, क्योंकि वो हमेशा ही पकड़ा जाता है। एक शाम राजन नाम का आदमी काफी पैसे लेकर घर जाता है। अरे सुनती हो, ये लो, और इन पैसों को संभाल कर रख देना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो? क्या कहाँ से लाया हूँ? अरे मेहनत की कमाई है। आज हमारी फसल अच्छे दाम पर बेच दी मैंने और ये पैसे वहीं से मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनिए ना, इनमें से कुछ पैसे मैं अपने मायके भेज दूं। वो क्या है ना, मेरे भाई ने नया काम शुरू किया है, तो उसे मदद हो जाएगी। मैं यही सोच रहा था कि अब तक तुमने कुछ भी कहा क्यों नहीं। कहीं पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ और तुम सब अपने मायके भेज देती हो। जाओ, इन पैसों को संभाल कर रख दो। खिड़की से छोटू चोर ने उनकी सब बातें सुन ली होती है। लगता है अब तक मैं इसी के लिए पिटता आ रहा था, क्योंकि कोई बड़ी चोरी नहीं की। आज इसके घर पर इतने सारे पैसे आए हैं, अब वो मैं चोरी कर लूंगा तो मजे ही मजे हो जाएंगे। छोटू सबके सोने के बाद उस आदमी के घर जाता है। छोटू पैसे निकालकर वहीं गिनने लगता है। अरे पैसे तो गिन लूं कि कितने हैं, तभी तो मजा आएगा ना। छोटू काफी देर तक पैसे गिनने लगता है और उसकी आंख लग जाती है, लेकिन राजन की इतने में आंख खुल जाती है। अरे चोर चोर चोर! अरे हमारे घर में चोर आ गया है। चोर? रुकिए, मैं अभी डंडा लेकर आती हूँ। छोटू पकड़ा जाता है और उसे खूब मार पड़ती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे छोटू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। बाल बाल बचे। हाँ, आज तो बच गया मैं, वरना तो वो और उसकी मोटी सी पत्नी मुझे पिचका ही देते और मेरा रस निकालकर खुद ही पी जाती वो मुटकी। इस तरह छोटू की एक भी चोरी कामयाब नहीं होती। एक शाम छोटू पेड़ के नीचे आराम से लेटा होता है और वहीं थोड़ी दूरी पर गांव के दो आदमी मिट्टी खोद रहे होते हैं। अरे भाई, तुमने सुना? वो हरिया है, इतना अमीर था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन किसी को दान करने तक में कतराता था। एक बार एक साधु आ गया उसके घर,
लेकिन उस हरिया ने साधु तक को खाली हाथ भेज दिया। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था ये। अरे साधु को ये बोलकर भगा दिया कि रावण भी इसी प्रकार भिक्षा मांगने आया था। अपनी अमीरी की लोभ में इतना चूर था कि उसने अपमान कर दिया। राम युग में रावण को भिक्षा देने के लिए सीता माँ ने एक बार भी नहीं सोचा, और ये रावण रूपी हरिया खुद को पता नहीं क्या समझता है। उस साधु का अनादर करने के बाद हरिया की जिंदगी ही पलट गई। अब खुद वो भीख मांग रहा है। बीवी बच्चे छोड़ गए और उसके भाई ने ही उसे लूट लिया। अच्छा है भाई, हम ऐसे नहीं हैं। रावण हो या राम, किसी का अनादर करोगे तो यही फल मिलेगा। अच्छा है हमारे गांव में हरिया जैसा बस एक ही इंसान था, और वो भी हरिया। वैसे भी भगवान राम तो सबका ही भला करते हैं, लेकिन घर में रावण का वास होने का मतलब है काल आना हमारे गांव की खुशियों, और बस रावण को नजर न लगे, सब ऐसे ही कुशल मंगल रहे। छोटू अब उन दोनों आदमी की बात सुनकर तुरंत नकली दाढ़ी और रावण के जैसे कपड़े लेकर आ जाता है। अरे रावण का युग तो तब भी था और अब भी है, बस बात इतनी सी है कि रावण बदल गया है। छोटू अब रावण का भेष लेकर दिन के समय जब पूरे गांव में सन्नाटा रहता है, उस समय लोगों के घर जाकर लोगों से दान मांगने लगता है। माता, हम रावण हैं, हमें दान दो। हाँ, और मैं तुम्हारी बहन शूर्पणखा हूँ, मुझसे तो दान मत लो। अरे तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो, तुम्हारा नाश हो जाएगा। और ऐसे मुझसे मजाक करने वाले होते कौन हो? तो ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम रावण नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। अब तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन में जो भी कुछ होगा, उसका दोषी मुझे मत ठहराना। क्या मतलब है आपका? हमारा यही मतलब है कि तुमने हमारा अपमान किया है, तो अब तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी सुख से नहीं रह पाएंगी। तुम्हारे जीवन में बुराई और परेशानियां इतनी बढ़ जाएंगी कि तुम्हें अपने जीवन से प्यार ही नहीं रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। बोले हुए कटु वचन वापस नहीं होते। तुमने बिना सोचे समझे हमें ललकारा है। नहीं, मैं अपनी गलती मान रही हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब गलती तो हर किसी से हो जाती है ना, मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। आप बस मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, फिर यदि तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है और तुम हमसे माफी मांग रही हो, तो हम तुम्हें अवसर देते हैं अपनी गलती सुधारने का। तुम्हें दान में अपनी सबसे कीमती चीज हमें देनी होगी, अन्यथा तुम्हारा बुरा समय शुरू हो जाएगा। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मैं अभी जाकर अपनी सबसे कीमती चीज लाकर देती हूँ। गांव के लोगों में अब रावण का डर बढ़ता जा रहा था और छोटू लोगों के अंधविश्वास और डर का फायदा उठाता जा रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक पर्यटक आता है। गांव का ये शुद्ध वातावरण कितना अच्छा लग रहा है। सही कहा था मेरे दोस्त ने कि मुझे कुछ समय गांव में जरूर बिताने चाहिए। पर्यटक अब गांव में घूमने लगता है, गांव के लोगों को समझने लगता है। एक शाम पर्यटक सुधा नाम की एक औरत को सब कुछ रावण को दान करते हुए देखता है। आप सब लोगों को कोई जरूर पागल बना रहा है। आज के समय में रावण बस हमारे मन में है और कहीं नहीं। आप सब लोगों को लूटने का ये नया तरीका है, क्योंकि आप सभी लोग उसकी बातों में आसानी से आ रहे हो। अरे भाई, आप कौन हो और ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो रावण है। अगर उन्हें पता चला कि आप उनके बारे में ये सब बोल रहे हो, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारी वजह से हम सब के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम गांव में नए हो, तुम्हें गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तुम हमें कुछ मत ही बताओ। अरे आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं जरूर इस गांव में नया हूँ, लेकिन मैं ये सब अच्छे से समझ रहा हूँ। आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है।
आपके अंधविश्वास का फायदा उठाया जा रहा है। आप सब लोग मेरी बात मानिए और उस ठग को कुछ मत दीजिए। अरे भाई लोग, आप भी किसकी बात सुन रहे हो? इसका तो कुछ जाएगा ही नहीं, लेकिन हम सब तो अच्छे से जानते हैं ना कि वो रावण ही है और रावण के खिलाफ कुछ भी इसने कहा है, लेकिन भुगतना तो हम सबको पड़ता है। इसलिए इस आदमी की बातों पर ध्यान मत ही दीजिए। गांव का कोई भी उस पर्यटक की बात को महत्व नहीं देता और छोटू गांव के लोगों को लूटता रहता है। छोटू अब भेष बदलकर और फिर दिन के समय गांव में निकलता है। दान दे पुत्री, दान दे। माफ करना रावण जी, अभी मेरे घर पर कुछ भी नहीं है। मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपके लिए व्यवस्था करवा दूंगी। इसका मतलब है कि हमें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। हमारा अपमान होगा। नहीं रावण जी, मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ समय से हमारे घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे। मेरे पति को खेती में भारी नुकसान हुआ है, हम कर्जे में डूबते जा रहे हैं। यदि हमें कोई खाली हाथ भेजता है तो उसके घर से सुख समृद्धि भी चली जाती है, किंतु ये हमारा किया हुआ नहीं बल्कि तुम्हारा किया हुआ है। नहीं रावण जी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। वैसे भी हमारे सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। आप निराश होकर मत जाइए। हमें निराश किया जा रहा है, जिसका परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए जो कुछ भी जमा किया था, मैं अभी वो ला कर देती हूँ। बस आप निराश होकर मत जाइए। लोगों की मजबूरी में भी छोटू बस अपना फायदा देख रहा था, लेकिन छोटू को ये नहीं पता था कि गांव में आए पर्यटक की छोटू पर नजर होती है। इस बार तो मैं गांव वालों के सामने इसका पर्दाफाश करके ही रहूंगा। ये गांव वालों को लूट रहा है और उनके मन में डर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब और नहीं, गांव वालों के मन से मैं इस रावण का डर दूर करके ही रहूंगा। पर्यटक छोटू का पीछा करता रहता है। अब दशहरे का दिन आ जाता है। गांव पूरा सजा होता है, झूले लगे होते हैं, रावण तैयार किया जाता है जलने के लिए। अरे भाई, इस बार रावण को जलाएगा कौन? अगर हमने रावण को जलाया और फिर रावण वापस आ गया, हम सबकी खुशियों पर नजर लगा दे फिर? नहीं, हम लोग रावण को नहीं जला सकते। सही कह रहे हो भाई साहब आप। वैसे भी दान न देने पर हमारी जिंदगी खराब हो सकती है। यहाँ तो बात रावण को जलाने की है। हम में से कोई राम जी तो है नहीं जो खड़े हो जाए रावण जलाने के लिए। रावण दहन नहीं होगा क्या फिर इस बार? अरे लग तो यही रहा है कि इस बार रावण दहन नहीं होगा। अच्छा ही है कि ना हो, क्योंकि गांव में शांति बनाए रखनी है, तो रावण जी को हम नाराज नहीं कर सकते हैं। सब लोग अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी रावण के पुतले के सामने एक बड़े से प्रोजेक्टर पर छोटू की वीडियो शुरू हो जाती है। अरे ये तो वही चोर है ना, जो हमारे गांव में बार बार चोरी करता है और हर बार पकड़ा गया है। इसका मतलब यही रावण का भेष लेकर आता था अब तक और हमें डराकर दान मांगता था। हाँ, ये वही है। मैंने आप सबको समझाया था कि कोई आपको लूट रहा है रावण के भेष में। आप सबने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, इसलिए मुझे उस छोटू के अड्डे पर जाकर ये वीडियो बनानी पड़ी। इसने रावण का भेष लिया और लगभग गांव के हर घर में जाकर दान मांगा है। हाँ, इसका मतलब आप सही कह रहे थे। इस चोर ने हम सबको पागल बनाया। इसे तो हम लोग नहीं छोड़ने वाले। मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया वो बस अपनी लालच में आकर किया। लालच में आकर किया है तो ये क्यों नहीं पता कि लालच का फल कभी मीठा तो हुआ ही नहीं। भाई लोग, देख क्या रहे हो? इसको इसकी लालच का फल तो देने आओ। सब लोग मिलकर छोटू को बहुत मारते हैं और छोटू को कारावास की सजा दिलवाते हैं। इस दशहरा रावण का दहन हुआ है। असली रावण जिसका पुतला बना है और वो नकली रावण जो हमारे घरों में दान मांगने आता था, वो अपनी जगह गया है। आप सब लोगों को अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पागल बनाना कितना आसान है, ये तो सबने देख ही लिया। इसी के साथ पूरे गांव को सबक मिलता है और दशहरा सब लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं।